अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबास। सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब इस ठंडी ठंडी आज सुबह को भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और बल्कि ठंडे मौसम को भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी आप लोगों ने ख़ास करके ख्याल रखना है। आज ये समझने के साल का आखिरी दिन है, कल से हम एक नए सूरज को देखेंगे तुलू होते हुए और ख़ास तौर पर एक नए साल में जो है ना कदम रखेंगे। तो उस हवाले से भी हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि जब नया साल आता है तो हमें अपने अंदर किस तरह की तब्दीली लेकर आनी चाहिए, बल्कि हर साल ही हर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है ना वो बनाता है, ये समझता है कि नए साल में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम वो कर नहीं पाते। अगर 10 चीज़ें हम सोचते हैं उसमें से शायद एक सिर्फ हो पाती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है कि अगर आप एक भी कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि जनाब इंसान बहुत ही ना मासूम मखलूक है और ये बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ की तरफ माइल हो सकती है। और आज के दौर में जब हमारे आसपास बहुत ही चमकती और जगमगाती दुनिया है तो हमारा दिल हर वक्त किसी न किसी चीज़ की तरफ ना रागे भी रहता है। हम बाहर निकलें, मोबाइल चला रहे हों या फिर घर में आराम से टीवी देख रहे हों ना, हर वक्त एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए हमारे जहनों में कोई ना कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर जा रही होती है और हर चीज़ हमें अपनी तरफ लुभाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हम देख रहे हों या उसकी चाहत रखते हों वो हमें नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी भी होती है। हम कहीं ना कहीं अफसरदा ज़रूर हो जाते हैं और उदासी का भी हमें सामना करना पड़ता है। बट अहम बात यह है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट पर नज़र आने वाली हर चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, मगर फिर भी कोई दिल में एक चाहत ज़रूर उठती है किसी चीज़ को देखकर, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर, कि जनाब फ़ला चीज़ हमारे पास हो तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जबकि हकीकत ये है कि इंटरनेट पर मौजूद चीज़ों को हासिल कर लेने से ना ही आपको कामयाबी मिल सकती है और ना ही किसी किस्म का सुकून मिल सकता है, बल्कि उसका उलट ऐसा होता है कि इंटरनेट पर जो मौजूद चीज़ें हैं ना उसके पीछे भागने से हमारी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं ना उनको, और करीबी जो हमारे ज़्यादा हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, उनको भी ये समझाना चाहिए कि ये एक फ़रेब है, इसकी हकीकत और कुछ भी नहीं है। जो हमें नज़र आ रहा होता है ना कभी कभी वैसा होता भी नहीं है। एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो इसीलिए हर चीज़ जो आपको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर नज़र आती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत हो। ये हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी अच्छी ना गुजरी हो, लेकिन वो सोशल मीडिया की उस गहमा गहमी में या उसकी जो चमक है, चमक धमक को बरकरार रखने के लिए वो चीज़ खुद बना रहे हों, खुद बनावटी तौर पर वो चीज़ कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ जब कोई और देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में ये हकीकी तौर पर हो रही है, बट ऐसा नहीं है। ये बात हम लोग जितनी जल्दी समझ जाए ना, मेरे ख्याल से उतना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हम अपनी सेहत और अपनी ज़हनी सेहत और अपनी सुकून को बरकरार रख सकते हैं, बल्कि इस फ़रेब से भी बाहर निकल सकते हैं। तो नए साल में हम दाखिल होंगे एक नई एनर्जी के साथ, नए मोटिव्स लेकर, और उम्मीद करेंगे कि ये साल हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छा गुजरे। लेकिन ये वाला साल जो गुज़र रहा है, जिसका आखिरी दिन आज चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा कि इस साल आपने क्या किया है, क्या खोया है, क्या पाया है, और जो खो चुके हैं उसको अगर हासिल करना है तो अगले साल में दाखिल होकर उसके लिए क्या करना है आपने, और जो पा लिया है क्या उसको आपने पकड़ कर रखा है या उसको ज़ाया कर दिया है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम जब पा लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम उसकी कदर खो देते हैं। तो इसलिए ये भी चीज़ें आपने ज़रूर समझनी है। तो ये जनाब आज का हमारा पैगाम था। अभी हमने आगे बढ़ना है और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से, क्योंकि जिस तरह सर्दियों की जो शिद्दत है इस सर्दी की ख़ास तौर पर वो बढ़ती जा रही है, इसी तरह बहुत से जो बच्चे हैं और ख़ास तौर पर बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। इवन दो कि जिनका एक्सपोजर भी बाहर ज़्यादा होता है, जिन्होंने जॉब पर जाना होता है, इस सर्दी को बर्दाश्त करके वो भी बीमार हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस का शिकार हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर फ्लू और ये गला ख़राब और
उसके साथ साथ जो फीवर है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर किसी को हो रही हैं इस वेदर में। तो इससे हमने किस तरह बचना है, हमने इनमें डाइट का अमल दखल कितना है और किस तरह की ख़ास तौर पर डाइट लेनी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई भी मसला हो रहा है आपको तो आप गर्म ग़िज़ाओं का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें। तो क्या वाकई ऐसा है, और गर्म ग़िज़ाओं में भी हमने क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पर बात करने के लिए मरीम अजीज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है। मरीम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मरीम, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब जितनी लेट आई है ना उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये होती जा रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो मुझे बताइए कि सर्दियों में हर दूसरे बंदे को ना फ्लू होता है, ख़ास तौर पर कि हम जो है ना वो टिश्यूज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक से दूसरे को भी जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। मैंने ये विटनेस किया है कि अगर घर में किसी एक को फ्लू है ना तो वो बारी बारी सबको होगा ही होगा। तो इससे बचना कैसे है, और फ्लू में क्या क्या चीज़ें जो है ना हमने वो इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी है? अच्छा, पहले तो जो ये थोड़ा सा मौसम होता है ना विंटर वाला, हाँ। इसमें ये कॉमन है बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ। फ्लू आपको होना ही होना है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने किसी का जूठा ग्लास वगैरह पी लिया है या कोई पास बैठ गया है तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन, इसलिए इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। तो इसमें यह है कि फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा आम है, ख़ासतौर पर फीवर बहुत ज़्यादा आम है इसमें। और इससे बचने का तो तरीका कोई भी नहीं है, क्योंकि मतलब कि कुछ भी हम ऐसा नहीं कर सकते जिससे इससे बचा जा सके। बस ये है कि जब अगर ये हो जाए तो फिर ये अपना साइकिल कंप्लीट करके ही जाता है। लेकिन एक बचने का अगर तरीका ये है कि अपनी डाइट बेहतर रखें, अपना जो खाना है उसको क्लीन रखें, अपनी डाइट को बेहतर रखें, विटामिन्स इंक्लूड करें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, क्योंकि जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपको वैसे ही कोई भी बीमारी नहीं होगी, इन्फेक्शन कोई भी नहीं होगा। वायरस जितना मर्जी अंदर चला जाए वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा उस तरह से। तो उसके लिए कि आप अपनी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट करें, और इम्यूनिटी बूस्टिंग में मतलब कि ऐसा है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना तो वैसे वैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल भेजे हैं। अब जैसे सर्दियां आई, साथ ही ये कॉमन कोल्ड आ गया, तो साथ ही ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा ना, तो उसमें विटामिन सी है, वो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बूस्ट कर देगा। उसके बाद अमरूद आगे बहुत ज़्यादा, गावास जो होते हैं उसके अंदर भी विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेप फ्रूट्स हैं तो इनका जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन ये बोला जाता है, इवन दो कि डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जाता है कि अगर आपको फ्लू है या आपको कॉमन कोल्ड है तो आप ना सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ पे यूजुअली ये इमेजिन किया जाता है कि जनाब अगर आपको फ्लू है या आपको कॉमन कोल्ड है तो आपने ये नहीं खाना है, आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका गला ख़राब हो जाएगा या आपको रेशा हो जाएगा, आप उस तरफ भी जा सकते हैं अगर आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करते हैं या सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या लिंक क्या है सिट्रस फ्रूट का अगर कॉमन कोल्ड के साथ देखा जाए तो? अच्छा, ये तो बिल्कुल ही मिथ है कि आपका गला और ख़राब हो जाएगा अगर आप वो खाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक वो हमारे फैक्टर है ना कि खट्टी चीज़ें खाने से गला ख़राब हो जाता है। लेकिन खट्टी चीज़ें वो वाली होती हैं जैसे हम विनेगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कोई और खट्टी चीज़ है, जैसे जो गोलियाँ टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर जो होता है वो होता है। लेकिन जो ये है ना विटामिन सी, ख़ास तौर पर जो सिट्रस में होता है विटामिन सी बहुत ज़्यादा, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है। और सबसे अच्छी बात यह कि विटामिन सी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोड्यूस करता है। कोलेजन प्रोड्यूस करता है यानी कि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आता है। और जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी कि जो बैरियर मैकेनिज्म है वो हमारी स्किन है। अब ऑब्वियसली हम किसी को टच करेंगे तो स्किन के थ्रू अंदर जाएंगी चीज़ें, जर्म्स वगैरह अंदर जाएंगे। तो अगर हमारा स्किन का बैरियर ठीक होगा तो उसकी वजह से हमारा जो बीमारियों का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एक्नी बहुत ज़्यादा होती है उनका स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से विटामिन सी सप्लीमेंट बहुत रिकमेंड करते हैं क्योंकि स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि अगर आपको हो गया है कॉमन कोल्ड तो इसका फिर ये है कि खांसी नज़ला तो नहीं जाएगा, उसके लिए आप कोई दवाई वगैरह नहीं ले सकते बिकॉज इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई वगैरह एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। तो उसके लिए फिर यही है कि वो 7 डेज़ का अपना साइकिल कंप्लीट करके जाएगा, सो यू हैव टू बेयर विद इट। और बस दवाइयाँ वगैरह लेकिन उसकी सीवियरिटी को तो हम कम कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ फूड, के हम कौन सा किस तरह का फूड खा रहे हैं, हम लोग गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, एक ख़ास तौर पे जब आपको फ्लू होता है ना तो कहा जाता है कि जो काले भुने हुए चने होते हैं ना उनका इस्तेमाल करें। क्या वाकई वो हमारे फ्लू के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो काले
काले भुने हुए चने हैं? एक्चुअली ना वो खुश्क होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है फ्लू में आपको कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है, नज़ले में आपको जो है ना वो लिक्विड्स बहुत ज़्यादा, फ्लूइड्स बहुत आ रहे होते हैं, तो वो उसके लिए कहते हैं कि वो आपके जो कंजेशन है ना उसको कम करेगा। दूसरा वो आपका थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़ा सूखी सूखी चीज़ें होती हैं। बाकी ये कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो गया तो उसके लिए फिर यही है कि आप गर्म ग़िज़ा थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे सूप्स वगैरह पिए, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा हनी डाल लिया, लेमन डाल लिया। अब ऑब्वियसली लेमन फिर से खट्टा है, लेकिन उसमें विटामिन सी तो है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको उनके सिम्टम्स से कोप अप करने में, क्योंकि उसने तो अपना 7 डेज पूरे करके ही जाना है, तो उससे ये है कि आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। बाकी ये है कि सब्जियां वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें और उनकी ब्रॉथ बना के जो है वो प्यूरीज बना के यूज़ करें। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो कॉमन कोल्ड में यूज़ होती है वो है अदरक का कावा। अदरक का जो कावा है ना वो बहुत हेल्प करता है आपको इन्फ्लेमेशन कम करने में, क्योंकि जब हमें नज़ला ज़ुकाम होता है ना तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत सूज जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो जो अदरक है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो आपके जो है ना इन्फ्लेमेटरी ट्रैक को, वो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ट्रैक को कम करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी ये है कि रेस्ट करें और ख़ास तौर पर आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने पानी क्वान्टिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। सर्दियों में वैसे भी नहीं हम लोग, हमारा इतना ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि आपको, क्योंकि फ्लू है बहुत ज़्यादा, आपके फ्लूइड्स वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं और आप पानी भी नहीं पी रहे, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइबर क्या कौन सी चीज़ें फिर हम लोग अपनी गट हेल्थ के लिए, कौन सी ऐसी फाइबर रिच फूड्स हैं या ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें खाने चाहिए जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर करते हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो अभी मौसम चल रहा है ना, उसमें ABC जूस इज़ द बेस्ट। ABC में फर्स्ट इज़ एप्पल, उसके बाद बीट रूट जो कि चुकंदर है, और उसके बाद कैरेट है। ये तीन चीज़ों का जूस जो है ना वो आप निकाल के पिए, दैट इज़ बेस्ट फॉर योर गट हेल्थ। आपको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा, विटामिन A है, विटामिन C है, विटामिन E है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो सबका आपका पैक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आप सुबह सुबह उठ के ये पिए, या फिर आप जो है ना वो दही खाएं। उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, वो आपकी जो पूरी गट हेल्थ है ना उसको, सिर्फ आपने अपनी रूटीन में ये चीज़ ऐड कर लें, सुबह उठेंगे ना सिर्फ आपने 2 से 3 चम्मच जो है ना वो दही खाने हैं। और वो आपकी गट हेल्थ को इतना इंप्रूव करेगा, आप देखेंगे दिन ब दिन आपकी जो पेट है ना उसके आपको कोई मसले नहीं होंगे, कोई खराबी, डायरिया वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो दैट विल रियली हेल्प यू। लेकिन ये है कि कुछ चेंजेस जो है ना वो लाइफ में थोड़े बहुत करने पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी गट हेल्थ के लिए एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है कि सुबह सुबह गर्म पानी के अंदर हाफ टीस्पून जो है ना वो देसी घी डाल के पिए। देसी घी डाल, वेरी गुड फॉर योर स्किन, वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव ट्रैक। तो देसी घी जो है वो हम लोग ऐसे दूर भागते हैं उससे, तो अभी जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी मैं भी दूर ही भागती थी, लेकिन अब ये है कि पता चल गया कि उसके कितने बेनिफिट्स हैं। और ऑयल से तो बहुत बेहतर है, और ख़ास तौर पे सर्दियों में हम पराठे वगैरह भी खाते हैं, तो कोशिश करें कि देसी घी के ही खाएं, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। ओके, मतलब सुबह सुबह ल्यूक वार्म वाटर में आप वो डाल के 1 चम्मच जो है ना वो पी ले। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी फिटनेस एथलीट्स वगैरह हैं वो सुबह सुबह उठ के यही करते हैं, उनका सुबह सुबह यही काम है कि वो या तो ब्लैक कॉफ़ी के अंदर देसी घी डाल के पियेंगे, या फिर वो गर्म पानी के अंदर देसी घी डाल के पियेंगे। दैट इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। और ख़ास तौर पे देसी घी आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी करता है, ब्रेन हेल्थ। अच्छा, ये तो आपने बताया ना कि कॉफ़ी में जो है ना देसी घी या पानी में देसी घी, बहुत से लोग जो है ना वो दूध के अंदर अंडा, देसी अंडा मिक्स करके पी रहे होते हैं, उसके भी कोई बेनिफिट्स हैं, या वो कैसा है ये जो दूध और अंडे का मिक्सचर है, कच्चा अंडा अंदर डाल के पी रहे होते हैं? मेरे लिए तो, मैं तो पर्सनली नहीं रिकमेंड करती, बट बहुत सारे जो हैं लाइक लोग करते भी हैं ये चीज़। दूध अच्छा है, अंडा भी अच्छा है, लेकिन अगर दोनों को पका के खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्चुअली जो अंडा है ना उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड साल्मोनेला। वो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो डायरिया करवा सकता है, कॉलेरा करवा सकता है, बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है कच्चे अंडे की वजह से। अच्छा, तो आपने कभी भी अंडा जो है या पोल्ट्री खास तौर पे आपने कच्ची नहीं खानी, उसको अच्छे से पका के खाएं, क्योंकि उसके अंदर साल्मोनेला होता है। लेकिन खास तौर पर ये जो आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, जब आपकी हालत ख़राब होती है, तब ये बच्चों को दिया जाता है हमारे यहाँ पे, हमारे रीजन में खास तौर पर। यस, वो ये होता है कि आप ना बहुत जो गर्म दूध होता है ना उसके अंदर अंडा डालते हैं, तो वो फिर पक जाता है, तो वो थोड़ा बहुत जो है वो फिर भी बेनिफिट्स उसके मिल जाते हैं। अंडा वैसे भी बहुत अच्छा, उसके अंदर प्रोटीन है, वो आपको योग जो है उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, विटामिन E है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करती हैं आपको सिम्टम्स से थोड़ा सा रिलीफ देने में, और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये सारी चीज़ें हैं। दूध के अंदर विटामिन D, कैल्शियम होता है, तो वो बस इम्यूनिटी
बूस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बाकी है कि अगर इम्यूनिटी ठीक होगी तो आप उससे बीमारी से लड़ भी सकते हैं और अच्छे से जो है ना वो उसको कंपनसेट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सारा जो दारोमदार है ना जनाब वो आपकी डाइट के ऊपर ही आ जाता है कि आप कितनी हेल्दी डाइट जो है ना वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप है, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी है और साथ ही साथ आप बाकी बीमारियों से भी बच रहे हैं। तो मरियम अजीज़ हमारे साथ मौजूद थी। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जनाब आप कुछ ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं कि जनाब ख़वातीन में बांझपन के जो बढ़ते केसेस हैं और जो वाक़यात हैं ना उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि जब किसी ख़ातून के ऊपर ये टैग लगा दिया जाता है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती या इसमें से औलाद नहीं हो सकती, तो उसके लिए वो कितना ट्रॉमाटाइज़ होता है और हमारा मुआशरा उसको किस नज़र से देख रहा होता है। तो उसके लिए कह लें कि बहुत ज़्यादा जीना दोभर हो जाता है। वो मतलब उसकी बाकी सारी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड होकर गुजरती है। तो ये क्या मसले हैं जो बढ़ते जा रहे हैं ख़वातीन में? ऐसी कौन सी कह लें कि डेफिशिएंसीज़ होती हैं या ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी, ख़ास तौर पर इनफर्टिलिटी का इस्तेमाल जो है ना लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो नई रिसर्चेज़ हमारे सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि हर ख़ातून के अंदर कह लें कि कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं कि वो माँ बन सकती हैं, चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब इनफर्टिलिटी को सब फर्टिलिटी कहा जा रहा है कि चांसेस हैं लेकिन वो ओवरकम हो जाते हैं किन्हीं और वजूहात की वजह से। तो आज हमने इसी वजह से बात करना है कि क्या सिर्फ ख़वातीन में बांझपन का प्रॉब्लम है या सिर्फ ख़वातीन में जब प्रॉब्लम होता है तब बच्चा पैदा नहीं होता या औलाद नहीं हो सकती है, या दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी कह लें कि कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं होती, और क्या बांझपन का अब ख़ात्मा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रेहाना आमिर खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि रोबोटिक सर्जन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रेहाना आपको वेलकम कहती है जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रेहाना, सबसे पहले तो ये जो ख़वातीन में बांझपन के बढ़ते केसेस हैं, अब जैसे हम बात करते थे कि पहले इनफर्टिलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, अब सब फर्टिलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या वजह है? इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि वन कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, कि हाँ। फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। ठीक है। जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, प्रेगनेंसी ना होने के भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। वो माइट बी रिलेटेड टू फीमेल्स हो या मेल पार्टनर। तो एक्चुअली हमने वजह को मालूम करना है। हम किसी भी पेशेंट को लेबल नहीं कर सकते कि शी कांट कंसीव जब तक कि हम पूरा वर्कअप ना करा लें। इवन सारे वर्कअप के बाद भी अगर आपको कोई रीज़न नहीं मिलती तो वो कहते हैं कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं जो बाद में IVF पे या बाकी प्रोसीजर्स पे पता चलती है। रीज़न एग्जिस्ट करती है किसी ना किसी फॉर्म में, तो आपने उस रीज़न को ट्रीट करना है। वो एक माइन्यूट रीज़न से लेके बहुत मेजर भी हो सकती है। अच्छा। ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं दूंगी, जब शादी होती है पाकिस्तान में लोग शादी के 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमें ट्रीट करें। पहले 1 साल अगर आपको अदरवाइज आपका रिलेशनशिप ठीक है हस्बैंड वाइफ का और कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो 1 ईयर में 90% पेशेंट खुद ब खुद ही कंसीव करते हैं। उनको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं, वो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखे, अपनी डाइट हेल्दी रखे। बाकी जो 10% बचते हैं सिर्फ उन्हीं को वर्कअप की ज़रूरत होती है, 10% को। उन 10% में फिर हमने रीज़न फाइंड आउट करनी। अगर हम 1 ईयर से पहले ट्रीट करना शुरू कर देते तो हम उन 90% को अनड्यू ट्रीट करते जिनको कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। और मैनी टाइम्स अनड्यू ट्रीटमेंट जो है वो खुद इम्पोज कर देती है सब फर्टिलिटी। अच्छा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जी पहला 1 ईयर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल और डाइट को हेल्दी करना। हाँ, अगर आप हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, पहले से कोई प्रॉब्लम है, फिर आप एक चीज़ होती है उसे कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सेटल करें कंसीव करने से पहले, वो एक अलग इशू। ठीक है। अब जो बाकी 10% बचते हैं, अगर अगला 1 ईयर भी वो समझे ट्रीट नहीं कराते खुद को, उनमें से भी 2 to 3% ने कंसीव कर लेना। अच्छा। नेचुरली। ओके। और इसका मतलब ये कि सिर्फ 7% है जिनमें हमें वर्कअप की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। तो पहले वो कहते थे जी मिनिमम 2 ईयर्स रखे, फिर उन्होंने कहा चले आप एटलीस्ट 1 ईयर वेट करें कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाए। अब बाकी जो 10% बच गए इनमें डिफरेंट काजेज होते हैं, जो फीमेल में भी है और मेल में भी। लेकिन ये सिर्फ औलाद का ना होना ख़वातीन के बांझपन से क्यों जोड़ा जाता है? मैनी टाइम्स पेशेंट आते हैं तो वो आम तौर पे मरीज यही समझते हैं कि जी ओवरीज की क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक नहीं बन रहा, कोई मसला इस वजह से औलाद नहीं हो रही है। फीमेल दवाई लेना शुरू कर देती हैं बगैर हस्बैंड की रिपोर्ट के।
अच्छा, जो यहाँ पे तो ये कॉमन बहुत है, ज्यादा बहुत डिजास्ट्रस है, बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस है। Okay. वो फीमेल का एक एजिंग बायोलॉजिकल एज अगर फीमेल की समझ लें कि 35 है या 30 है और वो ऐसी दवाइयाँ ले रही है जो ओवुलेशन इंडक्शन या उसकी एग फॉर्मेशन को इनहेंस कर रही है, तो उसकी जो एक्चुअल एज बायोलॉजिकल है वो 30 होगी, मगर ओवेरियन एज जो 40 पे चली जाएगी 6-7 मंथ 8 मंथ लेने से। तो फीमेल्स ओरल बाय माउथ भी ट्रीटमेंट शुरू कर देती हैं, इंजेक्टेबल भी, जबकि मैनी टाइम्स मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो 1 ईयर ट्रीट हुए होते हैं मगर उनके पास हस्बैंड की सिंगल रिपोर्ट भी नहीं होती, वो कहते हैं हस्बैंड विलिंग नहीं है रिपोर्ट के लिए ना। अच्छा, तो बहरहाल वर्कअप दोनों का जरूरी है। अच्छा, ये नहीं है कि हम ये कि मेल का जरूरी मतलब है सिर्फ फीमेल का नहीं। ये अब ये स्टिग्मेटाइज करना किसी खवातीन में मसला होने की वजह से बांझपन का शिकार हो सकते हैं या औलाद ना होना, मर्दों में भी ये चीज पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है, ये नॉर्मल सी बात है। ज़ाहिर है एक कपल है, एक पार्टनर है, दोनों ने प्रेगनेंसी 2 वे प्रोसेस है, नॉट अ 1 वे। ये तो आम जो बिल्कुल समझ लें अनएजुकेटेड है, जिसको कोई समझ नहीं, उसको भी ये बात पता है कि जी इट्स अ 2 वे प्रोसेस। जब नहीं हो रहा तो हमने दोनों का चेकअप करा। फीमेल में समझ लें तकरीबन 4-5 चीज़ें हैं जिनको हमने एक्सक्लूड आउट करना होता है कि नंबर 1 पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होना चाहिए। अगर पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल, इसका मतलब उसमें एग फॉर्मेशन ठीक है, पेशेंट की यूट्रस इंटैक्ट है, पेशेंट की ओवरीज इंटैक्ट हैं, ये खुद ही एविडेंट है, ठीक है। नंबर 2, अगर पेशेंट का डिले मेंसेस है या कुछ है, फिर वो ज़ाहिर ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाएगी, वो 1 ईयर से पहले भी जा सकती है। वो फिर उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए अपने फिजिशियन के साथ या गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कि जी मेरा डिले है मेंसेस, फिर वही पॉजिटिव फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहते हैं जी आपको चाहिए एक हेल्दी ओवरीज, जो कि वो भी साइकिल से रिलेटेड है। नंबर 3 वो है आपकी ट्यूब्स की जो हेल्थ है वो आमतौर पे अल्ट्रासाउंड और बाकी लैब्स पे नहीं पता चलती, वो सिर्फ आपको पता चलती है लेप्रोस्कोपी पे या ट्यूब्स के एक्सरे पे। अच्छा, ट्यूब का जो एक्सरे उसे कहते हैं HSG, वो भी आमतौर पे परफॉर्म नहीं किया जाता, वो थोड़ा पेशेंट को ना सेप्टिक कर देता है। वो चूँकि OPD प्रोसीजर है, वो सेप्टिक कर देता है, तो पेट में कैमरा डाल के टेलीस्कोप डाल के तो हम देखते हैं यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज को, उसे कहते हैं लेप्रोस्कोपी। लेकिन कोई भी पेशेंट इस इन्वेसिव प्रोसीजर पे जंप नहीं करना चाहिए पेशेंट को जब तक कि नंबर 1 सीमन एनालिसिस या हस्बैंड की रिपोर्ट जो है उसकी रीअश्योरेंस ना हो कि दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नंबर 1, क्योंकि उसके बगैर कोई फ़ायदा नहीं है आपको सारा कुछ करने का। नंबर 2, जो नॉन इन्वेसिव वर्कअप है, जो रूटीन टेस्ट हैं, जैसे आपने अपने हार्मोन्स के टेस्ट, अपने अल्ट्रासाउंड, बाकी सब लैब्स करा ली, आपने ड्यूरेशन भी गुजारा, उन लैब्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उनको ठीक कर, लाइक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है, लाइक आपको हिर्सुटिज्म है, फेस पे बाल है, जिस्म पे, चेहरे पे, आपने उस सब को ट्रीट करना। आपने खास तौर पे जैसे आजकल PCOS का बहुत प्रॉब्लम है, अगर PCOS का प्रॉब्लम है तो पहले PCOS को जो है ट्रीट किया जाएगा। आप ये ना करें कि हम IVF पे जंप कर जाएं, हम लेप्रोस्कोपी पे जंप कर जाएं, किसी ना किसी इन्वेसिव प्रोसीजर पे। पेशेंट्स आमतौर पे बर्डन फील करते हैं सोशल सेटअप की वजह से, कि वो समझते हैं कि मैं चूँकि प्रेग्नेंट नहीं हो रही, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक फोबिया है या बर्डन है फैमिली में। तो इन्वेसिव प्रोसीजर को मरीज बड़ा लाइक करते हैं, वो मैजिक समझते हैं IVF को भी। IVF को आमतौर पे पेशेंट ये समझते हैं कि 100% क्योर है, ये सही हो सकता है। पहली बात ये सारे पेशेंट कैंडिडेट ही नहीं है IVF के, और जो कैंडिडेट नहीं है अगर वो IVF कराता है तो समझ लें कि उसने एक पीक ऑफ ट्रीटमेंट पे जाके खुद को खुद ही टॉर्चर किया और डैमेज किया। जरूरत नहीं है IVF को इतना लाइट मत ले, उसकी वहाँ जरूरत है जहाँ बाकी सब ट्रीटमेंट फेल हो गए, देन आपका ये लास्ट है। लेकिन अगर आप लास्ट पहले करा लेंगे तो वो फिर आपका फायदा नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करेगा। लेकिन अगर ये मामला होता है तो ये जो इलाज अगर करा रहे होते हैं, खासतौर पर अगर पेशेंट की बात कर ली जाए या कपल्स की बात कर ली जाए, तो बांझपन का इलाज कितने अरसे में वैसे मुकम्मल हो जाता है? वो डिपेंड करता है आपके पॉजिटिव फैक्टर पे और पेशेंट के कोऑपरेशन पे। जैसे PCO अगर हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन कह रहे हैं, पेशेंट अगर उसको अच्छे तरीके से ऑप्ट कर रहा है तो 5-6 मंथ में उसको रिस्पॉन्स आ जाए। और अगर किसी पेशेंट का लाइक समझ ले कोई फाइब्राइड है या सिस्ट है, आपके प्रोग्राम के थ्रू ये भी बड़ा अहम मैसेज है कि अगर आपको कोई फाइब्राइड है या आपको सिस्ट ओपन सर्जरी मत ऑप्ट करें, आप लेप्रोस्कोपिक कम अज़ कम ऑप्ट करें या रोबोटिक चूँकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान में अभी कम सेंटर्स में है, मेरे अलावा रेयर ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट एडवांस गायनेकोलॉजिकल रोबोटिक सर्जरी करे। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में गायनी में ये स्टार्ट की है हमने, लेकिन उसका भी ये कि कास्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वो फाइनेंस नहीं है। रोबोटिक सर्जरी पूरी दुनिया में कास्टली है एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक, लेकिन जो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी है वो जुड़ाव पैदा करती है, चाहे वो ओवरीज में सिस्ट हो चाहे यूट्रस में फाइब्राइड हो, ये दोनों भी पॉजिटिव फैक्टर है।
इनको ट्रीट करने के लिए आपने कन्वेंशनल सर्जरी या ओपन सर्जरी को करवानी ऑप्ट है। नहीं करना। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अब एक कॉमन प्रोसीजर है गायनी में भी, जनरल सर्जरी की तरह, आप उसको ऑप्ट कर लें। ठीक है। अगर आप रोबोटिक सर्जरी को नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसकी नहीं, आपकी रेंज में नहीं आ रही, तो आप इकोनॉमिकली आपको नहीं सूट करी, तो आप लैप्रोस्कोपिक को ऑप्ट करें, मगर ओपन को अवॉइड करें। उससे अंदर ना एडियंस पैदा हो जाती है, ठीक ट्यूब्स के इर्द गिर्द जुड़ाव आ जाता है, फिर वो एग को पिक नहीं करती। वही ना मामला ये है कि जो भी मामला है, जो भी उसको आपने मसला treat है, करना है वो पहले। उसको ट्रीट पहले उसको treat करना है करना है। आपने, और उसको ट्रीट करने से भी पहले आपको अपनी कंसल्ट करने की ज़रूरत है अपने जनरल फिजिशियन से या फिर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से एड्रेस कर सके कि ये मसला है क्या, आपको उस मसले की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट तो और ये- हाँ, डिप्रेशन तो फर्टिलिटी को ठीक है, और delay और भी करता ज़्यादा है। बढ़ाती है, जो जहनी तनाव और डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, या और भी ज़्यादा आपकी वो चीज़ों को लिंगर ऑन करती है। तो ये इस तरह के मामलात को जब भी आप वैसे लोग भी देखें देखिए, तो सबसे आप पहले जो है तो ना सबसे पहले ये डॉक्टर से रजू करें। बात बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि शादी का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी या डेफिनेटली है कि जी आप आगे चाह रहे हो, आपकी जनरेशन चाह रही है, शादी की जाती है इस पर्पज़ के लिए, लेकिन ये एक पार्टनरशिप बेशक ऐसे ही है, ये पहली आज चीज़ हमने उसमें एक हाँ बात की पार्टनरशिप है। है कि आप शादी पार्टनरशिप पार्टनरशिप के तौर पर चलती है ना, ये सारे आगे मामलात भी ऐसे ही चलते हैं जनाब। ये सारे मामलात है कि ख़वातीन में बांझपन के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर रेहाना हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर की अदालतों के हवाले से, ख़ास तौर पर ये जो 2024 था, साल 2024, ये अदालतों की तरफ से किस तरह का साल रहा, कितने लोगों को जो है वो इंसाफ मिला अदालतों से, और कितने के जो इंसाफ हैं वो अभी तक मुंतज़िर हैं कि उनकी सुनवाई हो सके। ख़ास तौर पर बात कर ली जाए तो खुला के केसेस रवा साल भी फैमिली अदालत में जो है वो 14,904 केसेस जो है वो दायर हुए हैं, और केसेस में इजाफे की बड़ी वजह जो है वो एक तो अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, और हुकूक पूरे ना करना है, इनको मजमूई तौर पर जो है ना वजह करार दिया जाता है। तो एक तो फैमिली कोर्ट्स में खुला के केसेस में होशरुबा इजाफा हुआ है। दूसरा ये कि सारफीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बनाई गई कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, जिनको सारिफ अदालतें कहा जाता है, उन्होंने भी 90,000 के करीब सारिफीन को उनका हक दिलाया है। बट सारिफ अदालत में सिर्फ एक जज होने के बायस जो हज़ारों केसेस हैं वो भी इल्तिवा का शिकार है। तो ये 2024 था, ये अदालतों के हवाले से कैसा रहा, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अशफाक साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और उसके साथ साथ लॉ एक्सपर्ट कुरतुलैन ने भी हमें ज्वाइन किया, और कुरतुलैन आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सबसे पहले अशफाक साहब, आप ही से स्टार्ट करूँगी। 2024 साल 2024 अदालती मामलात के हवाले से कैसा रहा? बिल्कुल जी, अगर हम 2024 का अगर हम देखें कि अदालतों के हवाले से कैसा रहा, वैसे तो आम रूटीन में हर साल में जितने नए केसेस दायर होते हैं उतने ही केसेस निपटाए जाते हैं, ये एक फ़िगर आ जाता है। हाँ जी। लेकिन तब्दीली देखी ये जाती है कि पॉलिसीज़ क्या मुरतब की गई हैं इन केसेस को बर वक्त निपटाने के लिए, तो वो साल हर साल से तो ऐसा नहीं हो रहा था। सही। लेकिन साल 2024 में ऐसा ज़रूर हुआ है कि गैर ज़रूरी केसेस जो दायर हो रहे थे उनके आगे बंद बांधा गया है, वो रोक दिए गए हैं, और उनको ये कहा गया है कि जो भी लोग बराह रास्त हाई कोर्ट आते थे उन पर कहा गया कि पहले वो मुतलका अथॉरिटी के पास जाएं, उसके बाद वो आएँ। तो ये एक्सरसाइज अब बंद हो गई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट में एटलीस्ट गैर ज़रूरी पिटिशनें फ़ाइल करने के रुझान में वाज़े कमी आई। और उसके अलावा जो दूसरा काम है कि केसेस को बर वक्त कैसे निपटाना है, तो हर जज को टारगेट दिए गए हैं और उनको बताया गया है। जैसे अगर हम बात करें लाहौर के सेशन कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसीम विर्क की जानिब से तमाम एडिशनल सेशन जजेस को ये टारगेट दिया गया है कि वो पुराने केसेस निपटाएं और उनको तरजीही बुनियादों पर निपटाएं। जो नए केस, पुराने केसेस से मुराद ये नहीं है कि 5 साल या 10 साल पुराने, 1970 के केसेस पड़े हैं, 1990 के केसेस पड़े हैं, तो उन्होंने कहा है कि उन केसेस को निपटाएं। तो मैंने उसका डेटा भी निकाला। एक केस था 1992 का केस था, उसको निपटाया गया, अब फैसला किया गया। एक 34 साल पुराना और 1990 का केस था। अच्छा। ये 2 केसेस, और ऐसे कोई 20 केसेस और हैं जो कि 1960 के, 70 के, 80 की दहाई के केसेस हैं,
उन केसेस को इस साल निपटा दिया गया है। एटलीस्ट क्या जो बात है, शुक्र है। जिन फाइलों को दीमक चाट रहा था वो खत्म हो गए केसेस। तो अल्टीमेटली ये सारे का सारा जो क्रेडिट है ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का क्रेडिट है, जो कि उन्होंने पूरा साल इस तरह से एक पॉलिसी मुरतब की। और उसके बाद सारा आप देखें कि ना सिर्फ लाहौर, पंजाब की दीगर अदालतों में भी केसेस निपटाने की शरह में इजाफा हुआ है। और उस तरह से अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कसूर की, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक जावेद साहब हैं, उन्होंने भी इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कराया। एक साल में लाखों केसेस के फैसले हुए और ख़ास तौर पर जो पुराने केसेस थे वो तो उन्होंने 0-0 कर दिए। अच्छा। वहाँ पर अब कोई भी 1980 केस नहीं है, कोई 1980 का 90 का केस नहीं रह गया। वहाँ पर जो पुराने केसेस हैं मैक्सिमम वो 2015 तक के होंगे या 13 तक के होंगे, इससे कम नहीं है। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक जावेद साहब की बहुत ज़बरदस्त इस साल की कारकर्दगी रही और उन्होंने बेहतरीन तरीके से उस ज़िले में काम किया और केसेस निपटाए और साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई। अब अगर हम बात करें ओवरऑल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो मैंने जैसे पहले भी हमने बात की थी कि पौने 4 साल से लाहौर हाई कोर्ट में एक जज तैनात नहीं हुआ। हाँ जी। चीफ जस्टिस भी बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ थे, लेकिन यहाँ पर जो जजेस की तकर्री थी वो नहीं हो रही थी, वो तनाज़ा ख़त्म नहीं हो रहा था। तो अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उस पर स्टैंड लिया। 25 खाली असामियों को पुर करने के लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया, नाम फाइनल कर दिए। अब मे भी जनवरी के मिड में जाकर ये अपॉइंटमेंट्स वो भी हुआ। फिर एक और मामला था, आपको पता है कि एक छत के तले तमाम तर जितनी भी अदालतों को शिफ्ट करना था, वो भी मामला हुआ 2024 में। और वो मामला वकला का एक दरीना ख्वाब था कि हमारी अदालतें एक छत के नीचे आ जाए, लेकिन वो कोई मानता नहीं था उनकी। मजबूरन उनको एहतजाज करना पड़ता था, वकला को डंडे भी पड़े, इस मामले पर तशद्दुद भी हुआ। लेकिन बिल आखिर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जब आई तो फिर इन्होंने इनिशिएटिव लिया और फिर इन्होंने बुला लिया वकला सबको और कहा कि मैं आपकी नुमाइंदा बैठी हूँ और सारे मसाइल आपके हल होंगे। और फिर ये फैसला किया गया कि एक छत तले तमाम अदालतें होंगी, उसकी मंजूरी दी गई। तो ये बहुत बड़े फैसले थे साल 2024 के, जहाँ पर कुछ चीज़ें खराब हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। तो हाँ ठीक है, मैं अब कुरतुलैन की तरफ जाना चाहूँगी। कुरतुलैन, हमने देखा कि ये 2000 साल जो 2024 रहा, कुछ चीज़ें अदालती मामलात के हवाले से अशफाक ने हमारे साथ शेयर की। मैं बेंच एंड बार के मामले में जानना चाहूँगी। ये बड़ा चोली है, वो उसका दामन जो है ना, हाँ चोली दामन का साथ है बेंच और बार का। हमने कभी कभी देखे इख्तलाफात भी अंदर होते हैं, कभी कभी मामलात भी गड़बड़ हो जाते हैं, एहतजाज पर भी चले जाते हैं हमारी वकला बरादरी। साल 2024 ये बेंच और बार के लिए कैसा रहा? थैंक यू मुनीबा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आपने जैसे कि पूछा कि बेंच और बार के ताल्लुकात के हवाले से ये साल किस तरह से रहा। आप देख रही होंगी कि जब से एक नोटिफिकेशन आया था कि तमाम अदालतों को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अलग अलग कर दिया जाएगा, और एक तरह से वो फ़ैसला भी ठीक था। वो इसलिए कि जहाँ के वकला होंगे वहीं पे केसेस को इंटरटेन करेंगे, लेकिन इससे बहुत से वकला का नुकसान भी था, क्योंकि एज अ लॉयर मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरा एक केस सिविल कोर्ट में लगा हुआ है, दूसरा मॉडल टाउन कोर्ट में लगा हुआ है, तीसरा कैंट कोर्ट में, तो मेरा तो एक केस से दूसरी अदालत में जाते हुए ही मेरे 1 घंटा लग जाता था। फिर आप तीसरी अदालत में जाते हैं तो मज़ीद आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाता है, और इतनी देर में समटाइम्स आपके अगेंस्ट डिसीजन भी आ जाते हैं। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का मामला था और ये बड़ी देर से ज़ेर बहस था। और मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं, जो कि ख़ातून भी हैं, मैडम आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने बहुत दूरअंदेशी के साथ इस मामले को हल किया है और तमाम अदालतों को एक छत के नीचे यानी कि एक जगह इकट्ठा करना और उनको क्योंकि ये हमारे लिए आसानी है ना, हाँ ये बार के लिए आसानी है बेसिकली। और बेंच और बार कभी भी अलग नहीं होते, ये एक ही हैं, क्योंकि जितने भी जजेस हैं ये सब बार में से गए हैं निकले हैं, और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने फिर बार में ही वापस आना है। सो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर। और दूसरा, पहले इशफाक बात कर रहे थे पेंडेंसी ऑफ केसेस के हवाले से और 2024 अदलिया के हवाले से कैसा रहा, तो मैं देख रही थी कि ये बहुत ही एक वाइब्रेंट किस्म का साल था, ख़ास तौर पे अदलिया के हवाले से, क्योंकि इसमें जो जब ये स्टार्ट हुआ ना साल, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। दूसरे नंबर पे इसमें 26वीं तरमीम आई है इस साल में, जो कि बहुत ही अहम है, जिसने जो बुनियादी ढांचा था ना हमारी जुडिशरी का उसको चेंज किया है। अच्छा। हाँ, उसमें आपका जो जुडिशल कमीशन है उसकी फॉर्मेशन को
कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, जिस पे काफ़ी आवाज़ें भी उठी कि आप जो पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके हाथ में सिलेक्शन की जो है वो पावर्स दे दी गई हैं। इसमें फिर वो जो इख्तियार था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो, जिसको बहुत ज़्यादा कहते थे कि फ़र्द वाहिद का एक इख्तियार है, उस इख्तियार को भी तकसीम करके एक 3 रुकनी बेंच में तकसीम कर दिया गया। फिर इसी साल में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा जो कि सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेगा। और ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है ना 50,000 प्लस केसेस की, वो इसी वजह से थी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फोकस हो गया था ना, वो सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की तरफ चला गया था। ठीक है। अब मुल्क को चलाने के लिए 2-3 फोर्सेस काम कर रही होती हैं, जिसमें हम ये देख रहे थे कि पिछले 10-15 साल से अदलिया और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, हमारी पार्लियामेंट, ये आमने सामने भी समटाइम्स आ जाती हैं। हाँ, हमें सामने नज़र आती हैं कि, और फिर इस तरह से जो इदारे हैं वो इख्तिलाफ में चले जाते हैं ना। ठीक है, तो एक और भी तब्दीली आई थी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री का तरीकाकार तब्दील किया गया। पहले मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता था, फिर इन रूल्स तब्दील किए गए और अब फिर टॉप 3 जजेस में से एक जो मेंबर था उसको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से भी ये बहुत बड़ी तब्दीली थी और अदलिया की तारीख में पहली बार हुआ है कि इस तरह से एक पैनल बनेगा और फिर वोटिंग के जरिए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। तो ओवरऑल हम अगर कहें तो मजमूई तौर पर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त साल रहा। आप क्या कहेंगी कुरतुलैन के खुला के केसेस को किस तरह कम किया जा सकता है? जैसे एडीआर अदालतों के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू सालसी हो जाती थी या चले एटलीस्ट काउंसलिंग होती थी, तो बहुत से मामलात वहीं पर तय पा जाते थे, खुला की तरफ या तलाक की तरफ बढ़ते ही नहीं थे। तो आपको लगता है कि इस तरह के और भी मामलात होने चाहिए या स्टेप्स लेने चाहिए हमें? बिल्कुल मुनीबा, इशफाक ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मसालती कमेटियां हैं ना, ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ बनाई जाती हैं, इनका मकसद ये होता है, इसमें एक तो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से या उस इदारे की तरफ से होता है, और बाकी जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक लड़के की तरफ से और एक लड़की की तरफ से होता है। इवन ये खुला के प्रोसेस में भी मसालती कमेटी बनाई जाती है यूनियन कौंसिल के लेवल पे। ठीक है, और वो हर नोटिस के बाद, तलाक के हर नोटिस के बाद लड़के और लड़की वालों को इन्फॉर्म करते हैं और एक डेट दी जाती है कि वो आएँ और यहाँ बैठ के मसालहत की एक कोशिश की जाए। ठीक है, मसालहत की कोशिश की जा सकती है। देखें मुनीबा, चीज़ों का जो हल है ना वो डायलॉग से होता है। जब आप बैठते हैं, बातों को डिस्कस करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं ना, कभी भी एक पार्टी का पूरा कसूर नहीं होता। जब भी हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं तो समटाइम्स तो मियाँ और बीवी का इतना कसूर होता ही नहीं है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसमें आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, समटाइम्स वो होते हैं, आपका हल्का अहबाब होता है। फिर कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जिनमें हस्बैंड्स बाहर होते हैं, 4-4, 5-5 साल वापस नहीं आते हैं, तो इसमें फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन जो मैं समझती हूँ ना, जो मेन इशू है वो तरबियत का भी है। अच्छा, ठीक है, हमारे मुआशरे में पहले तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। बर्दाश्त लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी होनी चाहिए। मैं फिर ये कहूँगी कि शादी जो है वो एक इंसान जितनी भी बर्दाश्त कर ले वो उसको नहीं चला सकता ना। हाँ, दोनों तरफ से बर्दाश्त की ज़रूरत होती है और फिर दोनों ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं। हमारी जो सोसाइटी है इसमें सिंगल यूनिट सिस्टम नहीं है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स हैं। लड़की को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और लड़के को भी समझनी चाहिए कि इस लड़की की एक फैमिली है, और ख़ास तौर पे लड़की को समझना चाहिए कि मुझसे पहले ये लड़का किसी का बेटा है, किसी का भाई है। हाँ, जब आप मुकम्मल तौर पे किसी भी चीज़ को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं ना, किसी के दिमाग को, ख़ास तौर पे वो शौहर हो या बीवी हो, जब बीवी ये कोशिश करती है कि वो अपने शौहर को मुकम्मल तौर पे अपने इख्तियार में ले ले, कंट्रोल में ले ले, जैसा वो कहे वैसे वो होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पिछले चंद सालों में हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है शॉपिंग के रुझान में, और बाहर होटलिंग में, और खाना पीना, ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं ना।
तो आप ये देख सकती हैं कि सोशल मीडिया पे भी जैसे हमें ड्रामाज में भी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये ठीक पोर्ट्रे है ना? किया जाता ये है बहुत पोर्ट्रे चीज़ें, ये भी यूजुअली आपकी किया जाता है। साजी कर रहे होते हैं, तो हमें जो भी कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, खासतौर पर अगर वो लोग हमें देख रहे हैं जो कि राइटर्स हैं, जो ड्रामा बना रहे होते हैं, तो ऐसा कंटेंट बनाएं जो हमारे मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, ना कि वो उस तरह के टॉपिक्स लेकर आए जो उनको और तरीके बिगाड़, तरीके बताएं। जो और ज्यादा तरीके आप बता रहे हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं, खुदा का वास्ता ऐसा ना किया करें। अगली टॉपिक की तरफ आते हैं जी। सारफ अदालत, एक जज हैं और उनके ऊपर इतना सारा लोड है, क्या सारफ अदालत की क्या मजबूरियां हैं? ये आप अगर सारी, ये पाकिस्तान की वाहिद अदालत है सारिफ अदालत। अगर आप इसका वो सारा देखें ना, लॉ देखें, ये वो अदालत है जहाँ पर आपको कोई किसी वकील की खिदमत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, खिदमत हासिल करने की। सिर्फ आपने वो 2 रुपये का टिकट है वो लगाना है और सादी सफ़े पे एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपने सबमिट कर देनी है। फिर कोर्ट ने उसको प्रोसीड करना है और कोर्ट ने सारा कुछ करना है। मतलब एयरलाइन के टिकट से लेकर कोई सुने अपना कोई चीज़ है, कोई ग्रोसरी है, मुकदमात कर सकते किसी भी चीज़ के इस तरह। मतलब आपने कोई मोबाइल लिया है तो वो नहीं चल रहा, उसका वो रिजल्ट नहीं है, ये स्टिचिंग करवाई है तो सही स्टिचिंग नहीं है, तो आप दर्जी के खिलाफ हर्जाने का दावा फाइल कर सकती हैं। सूट का जैसे लहंगा है, शादियों के कपड़े, अक्सर इसके इस तरह के केसेस आते हैं। तो ये 2007 में अदालत कायम की थी, उस वक्त के चौधरी परवेज इलाही साहब थे चीफ मिनिस्टर। उन्होंने ये पंजाब में 11 अदालतें बनाई थी, लाहौर में एक, लाहौर डिवीजन के लिए एक अदालत बनाई थी। तो इसकी असल में हुआ ये है कि इस कोर्ट की अवेयरनेस से मुतल्लिक शहरियों को बताया ही नहीं जाता, आगाही नहीं पैदा की जाती कि यार अगर आपको कोई चीज़ अगर नाकिस मिली है तो आप आ जाए कोर्ट, और कोर्ट फिर उस बंदे को वहाँ पर बुलाएगी। वो कोई 10 रुपए की चीज़, 10 रुपए की चीज़ कोई इशू, सिर्फ यहाँ पर है सारिफ का तहफ़्फ़ुज़, कंज्यूमर का तहफ़्फ़ुज़, उसके राइट्स हैं कि उसको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा ना। जैसे कोई दुकानदार हमसे हम कोई चीज़ ले ली, ख़राब होगी और वापस नहीं कर रहा, तो फिर हम कहाँ पर जाएँ, हमारे पास फोरम नहीं है, तो वो फोरम वो अदालत है, आप उधर अदालत जा सकती हैं। उस अदालत ने 2007 से लेकर अब तक 2024 तक 90,000 से ज़ायद सार्फिन के केसेस के फैसले किए, उनको पैसे दिलवाए, उनकी चीज़ें दिलवाई। लेकिन बदकिस्मती से 2007 से अब देख लीजिए, अब 2024 कितने साल बन गए, गालिबन 16-17 साल बन गए। अभी तक ना उस अदालत की तादाद में इजाफा हुआ, ना वहाँ पर जो स्टाफ है उनको कोई अच्छा, उनके लिए कोई बैठने उठने का इंतज़ाम किया गया। किराए की बिल्डिंग में, ये घर में इमारत बनी हुई है, ये रिवाज गार्डन में एक कोठी ली है और वहाँ पर जनाब अदालत बनी हुई है, और वहाँ पर कोई सहूलत उस तरह से नहीं है, और सिर्फ एक ही जज है, एक जज है। और अब देखिए लाहौर नहीं, लाहौर डिवीजन, कसूर, ननकाना, वो जज जो है ना वो देखता है, यानी कोई 2.5 करोड़ की आबादी के लिए एक जज है, एक जज है सिर्फ जो सारिफ। और आजकल तो अशफाक साहब ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, आपने पिछले दिनों ही सुना होगा, शायद आपने ही इसको रिपोर्ट किया है कि वो खातून थी, उसने शादी की, उसको बताया गया उसके शौहर की तरफ से कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। बाद में जब शादी होगी उसको पता चला वो तो टांगा चलाता है, तो उसने भी केस कर दिया। इस तरह के केसेस भी लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप कोई यानी ग्रोसरी से लेकर कोई खरीदारी जब आपने कर ली है ना, उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अब उस अदालत ने इतना ज़बरदस्त काम किए है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, इस तरफ तवज्जो नहीं है। हालांकि ये हर लाहौर में कम से कम 5 अदालतें होनी चाहिए थी, ताकि लोगों को उसका अजाला किया जा सकता है। तो ये है जनाब, हाँ, सारिफ अदालत का कि वो किस तरह काम करती है और वहाँ पर आप किस तरह के जो केसेस हैं वो लेकर जा सकते हैं। कि अगर आपको ये पेन भी अगर आपने ख़रीदा है और ये ख़राब निकला ना, आप इसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं कि भाई मेरा एक तो टाइम ज़ाया हुआ है, दूसरा मेरे पैसे भी ज़ाया, बेशक वो 10 रुपये का क्यों नहीं है, तो आप उसकी भी केस कर सकते हैं सारिफ अदालत में जाके। तो ये मामलात है कि साल 2024 में अदालती मामलात किस तरह के रहे हैं, उस पर बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे और कुरतुलैन मौजूद थी। दोनों का बहुत शुक्रिया कि दोनों यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मज़ीद लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर महकमा सेहत के हवाले से
कि साल 2024 जो है वो महकमा सेहत के हवाले से किस तरह का रहा, क्या सूदमंद साबित हुआ, किस तरह की सहूलियात आम शख्स के लिए, आम आदमी के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। बहुत से कह लें कि इनिशिएटिव वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से लिए गए हैं, जिस तरह आवाम को दहलीज पर सहूलियात देने के हवाले से भी एक प्रोग्राम शुरू किया। उसके अलावा क्लिनिक ऑन व्हील्स, हेल्थ हॉस्पिटल्स और फील्ड हॉस्पिटल हेल्थ वीक के ज़रिए 63 लाख शहरियों को सर्विसेज भी दी गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको जो है वो उनका इनेकाद किया गया था। लेकिन ओवरऑल जो साल 2024 है वो लोगों के लिए, आम एक आदमी के लिए कैसा रहा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या एक सेहत के हवाले से उनको बेहतरी आई है? हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है, हालात बदले हैं या नहीं बदले हैं या उसी की तरह वैसे ही हैं? और जो हॉस्पिटल की तादाद में कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, तो क्यों ना इस साल को पूरा एनालाइज कर लिया जाए कि इस साल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इस पर बात करने के लिए मोहम्मद बिलाल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिलाल, साल 2024 अगर इसका पूरा एनालिसिस किया जाए तो महकमा सेहत के हवाले से कैसा ये साल रहा? अच्छा साल रहा या फिर चैलेंजिंग साबित हुआ? अच्छा तो खैर आप नहीं कह सकती, और बड़ा दुख होता है कि जब भी साल का आखिरी दिन या आखिरी वीक आता है तो हम इस पे जब पूरे साल का एनालिसिस करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमने जो सोचा था या जिस तरह हम प्लान किए गए थे, इनिशिएटिव्स लिए गए थे, वैसा नहीं हो सका। इसी तरह 2024 भी एक मायूसी का साल है महकमा सेहत के लिए। सबसे पहले हम महकमा सेहत स्पेशलाइज की बात करें। आपको पता है इनके 2 डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, एक स्पेशलाइज्ड है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस है गरीब मरीज़ों का, पेशेंट्स का, वो स्पेशलाइज में होता है, चूँकि बड़े हॉस्पिटल्स हैं और पंजाब में तकरीबन 40 से ज़ायद जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं ये मौजूद है। लेकिन मेरा ख़्याल है बदकिस्मती ये है कि इनके अंदर किसी भी किस्म की जो बेहतरी है वो नहीं आ सकी। और मुझे ये भी कहते हुए बड़ी मतलब मायूसी हो रही है कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने रिवैम्पिंग के प्रोजेक्ट को शुरू किया था 2023 के आखिर में, और 2024 भी तकरीबन ख़त्म हो गया और जो रिवैम्पिंग के अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गैर फॉल पड़े हैं। अच्छा। अरबों रुपया उसमें जोंक दिया गया है, लेकिन अभी तक जो गरीब मरीज़ है वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। अच्छा, उस रिवैम्पिंग का इफ़ेक्ट इतना बुरा पड़ा है कि एक तो लोगों को जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पे जो बने थे वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए गए। फिर उसके बाद वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर्स थे जो बनने थे वो नहीं अभी तक बन सके। सपोज अगर सबसिस हॉस्पिटल अभी भी यहाँ पे 20 से ज़ायद जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं ये तकरीबन गैर फॉल पड़े हैं, ये एक्टिव ही नहीं हो सके। तो जब एक डॉक्टर या एक पेशेंट जब एक ऑपरेशन वीक में पहले 2 दफ़ा करते थे, अब वीक में उनको कुछ घंटे मिलते हैं कि आप ये ऑपरेशन थिएटर्स ले लें और जितनी आपने सर्जरीज या अपनी लिस्ट करनी है आप ये कर लें। तो इस तरह की सूरत हाल है। गरीब मरीज़ इस साल 2024 के अंदर, ख़ासकर मैं स्पेशलाइज की बात करूँगा, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उनको ना तो सर्जरीज़ उनकी हो रही है, वो भी उनको जो है ये बाहर के जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यहाँ पे जाके करवानी पड़ रही हैं। फिर उसके बाद जो अद्वियात की किल्लत है, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अद्वियात की किल्लत की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। देखिए स्पेशलाइज्ड हमारे जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान फ़िक साहब, माशाल्लाह तकरीबन उनको 10 साल होने वाले हैं इस मिनिस्ट्री में, चूँकि उससे पहले ये मशीर सेहत भी रहे थे तकरीबन 2013 से ऑनवर्ड। फिर उसके बाद ये 2-3 दफ़ा मिनिस्टर भी बने हैं। लेकिन ये जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है किसी एक सेक्टर को भी इम्प्रूव नहीं कर सके या बेहतरी नहीं ला सके। बंदा ये कहे कि यार कि चलें अगर अस्पतालों में जाए तो उसकी एमरजेंसी बेहतर है, वहाँ पे हमें VVIP प्रोटोकॉल मिल जाएगा। या जब VVIP ना मिलेगा नॉर्मल प्रोटोकॉल मिल जाएगा, हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमें दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो हम OPD को इंडोर की बात नहीं करते, यहाँ सर्जरीज की बात नहीं करते। यहाँ पे एमरजेंसी से लेके इंडोर से लेके आउटडोर तक भी आपको किसी भी किस्म की जो सहूलियत है वो ये नहीं मिल रही। हर जगह पे डॉक्टर्स की कमी है। अगर डॉक्टर मौजूद हैं तो उनकी मैनेजमेंट नहीं है। डॉक्टर्स जो मौजूद होते हैं मैनेजमेंट की वजह से या प्रोफेसर्स के काम ना करने की वजह से या सुपरविजन ना करने की वजह से वो अपनी सीटों पे नहीं बैठते। तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट है ये मरीज़ों पे आता है। तो जब वो सीटों पे नहीं बैठते, मरीज़ आता है, रोता है, पूछता है
कि जनाब डॉक्टर साहब किधर हैं। वो डॉक्टर को रूम में अगर जाता है कि डॉक्टर साहब वहाँ पे जाके बैठे होते हैं तो वो जो है वो एटीट्यूड का इशू आ जाता है, वो लड़ाई झगड़े वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह भी देखें साल 2024 के अंदर इस तरह के कई वाक़यात सामने आए, डॉक्टर्स की नाहली के वाक़यात भी सामने आए। सीएम ने साहिवाल में जब बच्चे जुलस गए थे वहाँ पे जाके एक्शन लिया, वहाँ पे प्रिंसिपल्स को एमएस को हथकड़ियाँ भी लगा दी, फिर उसके खिलाफ भी डॉक्टर्स की जानिब से तहरीक चलाई गई। इसके अलावा डॉक्टर्स की जानिब से भी YDA जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन उनकी जानिब से भी एहतजाज किए गए। देखिए ये सारे मामला तो जो कि तू हैं, तो इस तरह के तो मामला तो लोग खुद इन्वॉल्व हुए हैं। तो किस तरह मुझे नहीं समझ आती कि ये मैनेजमेंट ये क्या कर रहे हैं, MS क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं, किस तरह की इनको सुपरविजन है। 6 DMS है, AMS सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं, लेकिन सब चीज़ों के बावजूद भी मामले जू के तू हैं। तो इस वजह से अभी जो मौजूदा जो सेक्रेटरी हैं अजमत महमूद साहब, वो तो मेरा ख्याल है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, ना उनकी जानिब से कोई दौरे किए गए हैं, और मेरा ख्याल है कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ ही जारी हैं और कुछ भी नहीं किया जा रहा। जो इनकी जानिब से MS लगाए गए थे टीचिंग हस्पतालों के पिछली गवर्नमेंट पिछले सेक्रेटरी की जानिब से भी एक नाकाम तजुर्बा जो है ये रहा। उसमें टीचिंग कैडर के जो MS थे वो लगाए गए थे। वही जब एक प्रोफेसर MS लगता है तो उसके बड़े अपने एक एटीट्यूड का इशू होता है, वो मुकम्मल अपनी सीट पे नहीं बैठता, उसने अपनी वार्ड को भी देखना होता है, उसने अपनी जो है स्टडी को भी देखना होता है, फिर उसके बाद वो MS शिप को भी उसने टाइम देना होता है। प्रिंसिपल्स के वहाँ पे जो सेमिनार्स हैं, दीगर जो और काम है, ये होने की वजह से फिर मुकम्मल तौर पे वो फोकस नहीं कर पाते हॉस्पिटल्स के ऊपर, मरीज़ों के इशू के ऊपर ना। तो इस हवाले से भी अब इकदाम लिए जा रहे हैं चाहिए मेरे ख्याल से कि जो MS हैं उनको जो है ना, जो रेगुलर MS हैं खास तौर पर उनको लाया जाए, जो कि अस्पतालों के जो मामला है तो वो बेहतर हो सके, उनको बेहतर तरीके से लेकर चल सके। अब देखिए ना हमारे ऑपरेशन थिएटर जैसे आपने कहा कि वो भी बंद हैं, गैर फाल हैं, फिर जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी है, अद्वियात की किल्लत आ जाती है, फिर वो जो वो मशीन्स हैं कुछ, देखिए आप ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट्स और ये हमारी जो मशीनरी ख़राब है, ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इशू है। सबसे बड़ा, आप किसी भी अभी आप हॉस्पिटल में चले जाएं, सिटी स्कैन MRI सबसे अहम है, वो अगर 2 पड़ी हैं तो एक ख़राब है, एक ख़राब है तो तकरीबन 1 माह में 10 दिन वो बांधी रहती है। तो ये इतना बड़ा फ्लॉ है, ये ड्रॉबैक है जो इंतज़ामिया है, जो मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी है, इनके ऊपर भी, वो खासकर मरीज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी को लेके जाते हैं बाहर से करवा के आएँ, अभी कई ऐसे टेस्ट हैं, अभी हॉस्पिटल में जाएं आपको तकरीबन आधे से ज़्यादा टेस्ट आपको बाहर से करवाने पड़ेंगे। और सम टाइम मैंने खुद पिछले दिनों में एक स्टोरी की थी कि जो सरकारी अस्पताल के अंदर के जो टेस्टों की जो रिपोर्ट्स हैं और जो प्राइवेट अस्पतालों की जो रिपोर्ट्स हैं ये आपस में मैच ही नहीं करती। अच्छा, फिर एक ये था कि एक आप एमरजेंसी की रिपोर्ट कराते हैं, एक आप इंडोर की जो लैब्स की रिपोर्ट कराते हैं, इन दोनों में भी डिफरेंस है। अच्छा, TC आप बाहर से करवाते हैं, इनमें भी डिफरेंस है। नहीं तो ये क्या मामला है? ये मामला यही है कि जब आप एक तो किट्स का इशू है, फिर आपने जब लेबॉर्ट्रीज आपने अंदर जो स्टाफ है ये ट्रेन स्टाफ नहीं है, वो सुस्ती ना अहली का मुजाहिरा करता है, उसको जिस तरह रोटेट करना होता है या जिस तरह मशीनों को चलाना होता है उस तरह फोकस नहीं करते, नहीं दी जाती ना, फोकस नहीं करते, सुपरविजन नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, मैं अभी हम ये बात कर रहे हैं जी सिस्टम को ना ये बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता। अगर आज से आप नियत कर लें, आप अपनी यारी दोस्तियां छोड़ दें, खत्म कर दें, आप मेरिट पे आके काम करें, मैनेजमेंट को बेहतर कर लें और ट्रांसपेरेंट होके काम कर लें, जो जिसका राइट बनता है उसको उतना दें, तो फिर ये देखें सारा सिस्टम ही ठीक हो जाए। हमारी बेसिकली अभी तक मैनेजमेंट ही नहीं ठीक हो सकी। ये जो MS आते हैं ये कहीं ना किसी की गोद में बैठ के आते हैं, या ये जो है सिफारिशी होते हैं, होती हैं, तो ये किसी पे इतना प्रेशर या दबाव भी नहीं डालते। जब आप मेरिट पे किसी MS को लेके आएंगे, मैनेजमेंट को लेके आएंगे या प्रिंसिपल्स को लेके आएंगे, तो फिर आपका सिस्टम जो है बेहतर हो सकता है। अभी भी आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप जेनिटोरियल से लेके, आप सिक्योरिटी गार्ड से लेके, आप छोटा जो PN का स्टाफ से लेके आप बात करें, वो ऐसे बात करेंगे जैसे आप जो है किसी बहादुर होते हैं ऐसे करते हैं। IG पंजाब से आप बात कर रही हैं वैसे घूर के जो ना ये देखेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हॉस्पिटल्स के मामला इस तरह जानबूझ के बनाए जाते हैं। अच्छा, हमें कल भी मुझे हमारे एक ऑफिस का कुलीग है, उसने मुझे बताया कि भाई मेरा पेशेंट था वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में है, तो उसको वहाँ के एक जो अमला है उसने कहा जी हमारा सामने हॉस्पिटल है, अब वहाँ पे आके अपना ऑपरेशन करवाया। उसने कहा जी मेरा तो कल लिस्ट है उसमें नाम है, तो कल जब ऑपरेशन डे आया तो उसमें लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी, उसने कहा जी आपका लिस्ट में नाम पड़ेगा ही नहीं,
ओहो तो अब आपको सामने से ही करवाना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह के तो मामलात हैं। अबे हमें ये एग्जांपल देते हुए शर्म आती है कि यार ये क्या हम हाँ, अपने कहाँ पे हम रह रहे हैं, ही देखिए। डिपार्टमेंट्स को जो है ना ये उका रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, लोगों के एटीट्यूड का, लोगों के फिनेंशियली करप्शन के, लोगों के जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इशू हैं जिनको सेट करने की ज़रूरत है। तो क्या बिलाल 2025 कल का सूरज नया आएगा, हम देखेंगे तुलू होगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए। मैं बताऊं कि ठीक है। दोनों हमारे मिनिस्टर बड़े कॉम्पिटेंट है, ये बिल्कुल चीज़ों को ऐसे चाहे ही तो है, बेहतर हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। अहम चीज़ ये है कि नए भी बनाएं, लेकिन जो मौजूदा वसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की, उसको हाँ। बेहतर करें, लोगों की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करें ठीक है। और शफाफियत लेके आएँ, ठीक है, करप्शन को ख़त्म करें। हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि करप्शन ना हो और मामला सही तरीके से चल पाए। हमारे साथ बिलाल मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।